आज के सेक्शन में हम लोग पढ़ेंगे लीनियर मोमेंटम। क्या पढ़ेंगे? लीनियर मोमेंटम। देखिए, लीनियर बोलने का मतलब हुआ कि स्ट्रेट लाइन में आपका चल रहा है। स्ट्रेट लाइन इन द सेंस कि मतलब धरती पे चल रहा है, ठीक है, सर्कुलर पाथ पे नहीं जा रहा है। तो अगर सर्कुलर पाथ पे जाता, सर्कुलर जैसे लीनियर मोमेंटम मतलब कोई ऑब्जेक्ट जो है ना वो इस तरह से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है, एक सीधे ये में आप इस तरह से करेंगे तो इसको एंगुलर मोमेंटम कहेंगे, ठीक है। इसी को कहते हैं हम लोग लीनियर मोमेंटम, ठीक है, मतलब स्ट्रेट पाथ पे ही करता है आपका, ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाता है। और इसमें क्या है ना, पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, क्योंकि हर पॉइंट पे इसका डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। हर पॉइंट पे आप आगे क्लास में जाएंगे, अगर यहाँ भी समझ पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो आगे क्लास में जाएंगे तो पता चलेगा कि सर्कल के हर पॉइंट्स पे आपका डायरेक्शन क्या होता है, चेंज होता है। तो इसमें अगर कोई बॉडी अगर मूव कर रहा है इस तरह सर्कुलर पाथ पे, तो इसको कहते हैं एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे हेडिंग क्या दिए, लीनियर मोमेंटम। समझ में आई क्या होगा लीनियर मोमेंटम की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो डेफिनेशन इसका हम लोग लिखते हैं कि क्या है डेफिनेशन, तो प्रोडक्ट ऑफ आपका मास एंड वेलोसिटी, जो ऑब्जेक्ट है उसके मास और वेलोसिटी का क्या है, प्रोडक्ट है, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ एन object and its velocity ठीक है, इज कॉल्ड लीनियर मोमेंट। ठीक है, इज कॉल्ड आपका क्या है, लीनियर मोमेंटम। कह सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि अगर कोई हमारा बॉडी है जिसका मास क्या है, m है, मान लेते हैं इफ अ बॉडी ऑफ मास m मूविंग विथ वेलोसिटी v, तो हम लोग इनका जो लीनियर मोमेंटम कहेंगे, मोमेंटम को हम लीनियर मोमेंटम हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, p से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या होता है, m इंटू वी, m इंटू क्या हो जाएगा, v, ठीक है। ये जहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, वेयर p जो है आपका क्या है, लीनियर मोमेंटम है, और m क्या है आपका, मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, और v क्या है आपका, वेलोसिटी। v क्या है आपका, वेलोसिटी, ठीक है। तब है, अब यहाँ से कुछ कुछ हम लोग खुराफाती भी कर सकते हैं कि हम जानेंगे कि जो अगर कोई दो बॉडी जिसका मास क्या है, सेम है, मास क्या सेम है, तो जिसका वेलोसिटी ज़्यादा होगा उसका मोमेंटम भी ज़्यादा होगा। हम कह सकते हैं कि अगर कोई दो बॉडी है जो सेम वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो जिसका जो मास ज़्यादा होगा उसका मोमेंटम भी ज़्यादा होगा। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? तो इस तरह से आप जो है ना, आप अलग से ये समझ सकते हैं, ठीक है। सेकेंड लॉ जो है, न्यूटन सेकेंड लॉ जो है, इस मोमेंटम से हम लोग को क्या डिफाइन किया है, फोर्स का फॉर्मूला, या कह सकते हैं फोर्स को डिफाइन किया है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे डिफाइन किया है। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, डेफिनेशन देखेंगे कि मोमेंटम का न्यूटन सेकेंड लॉ से कैसे हम लोग रिलेट करके फोर्स का हम लोग डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, क्या है आपका, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज proportional to the net force, क्या होता है आपका, नेट फोर्स अप्लाइड ऑन इट नहीं, मतलब ऑन बॉडी, क्या कर सकते हैं, ऑन बॉडी, जिस बॉडी के ऊपर आप
फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, तो चेंज इन जो मोमेंटम है वो उसी के प्रोपोर्शनल होगा। किसके प्रोपोर्शनल होगा? फोर्स के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। चलिए, और कह रहे हैं हम लोग द डायरेक्शन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द चेंज इन momentum, direction of the change in momentum is same as the direction of force। जिधर फोर्स लगा रहे हैं, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में आपका क्या है? चेंजिंग। तो पहले से पढ़ते आ रहे हैं, कोई नया वर्ड है नहीं ये सब, ठीक है। तब हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए आपका कि कोई बॉडी है, इफ बॉडी ऑफ मास m moving with constant acceleration, और हम लोग क्या बोल रहे हैं? इफ बॉडी ऑफ मास m इज मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वेलोसिटी तो वो चेंज करेगा ही करेगा। एंड वेलोसिटी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट is v1 at time t1 and v2 at टाइम t2। मतलब जो बॉडी है वो क्या कर रहा है, ये देखिए, ये बॉडी है, ये क्या कर रहा है ना, ये मूव कर रहा है। आपका क्या ए कांस्टेंट है, क्या आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो इसका जो वेलोसिटी है आप कह सकते हैं v1 है, कब? जब टाइम t1 है, और कुछ समय के बाद टाइम क्या हो गया? t2, तो इसका वेलोसिटी भी क्या हो गया? v2 हो गया। तब हम लोग बोल रहे थे कि तब अगर यहां से हम लोग बात करें कि अगर इनिशियल हम लोग मोमेंटम देखें, इनिशियल मोमेंटम देखेंगे तो क्या हो जाएगा? P1 इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम, P1 इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? mv1 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। आपका अगर कह सकते हैं फाइनल कहिए या सेकंड जो है ना मोमेंटम कहिए, वो P2 क्या हो जाएगा? आपका mv2 हो जाएगा, क्योंकि मास तो सेम ही है ना, एक ही ऑब्जेक्ट है जिसका मास, जिसका वेलोसिटी क्या है? v1 से क्या हो जा रहा है? v2 हो जा रहा है। कोई दिक्कत? mv1 से क्या हो गया? m आपका v2 हो गया। कोई दिक्कत? तब हम लोग बात करें किसका? चेंज का। किसका बात करेंगे? चेंज का, ठीक है। अब देखिए, चेंज जब होगा तो फाइनल माइनस क्या होगा? इनिशियल होगा। फाइनल माइनस क्या होगा? इनिशियल होगा। अब ध्यान दीजिएगा इधर आप, तो हम कह सकते हैं चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल पी से मोमेंटम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं यहाँ पे, और माइनस इनिशियल पी। तो यहाँ पे फाइनल क्या है? आपका P2 है, तो आपका P2, कंफ्यूज मत कीजिएगा, यहाँ पे जगह कम इसलिए हम मोमेंटम नहीं लिख रहे हैं। P2 माइनस क्या हो जाएगा? P1, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? चेंज इन मोमेंटम। आप चेंज इन मोमेंटम को हम लोग इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये डेल्टा का मतलब होता है स्मॉल चेंज। क्या होता है? स्मॉल चेंज। और P तो आपको मोमेंटम है। कोई दिक्कत? तब हम लोग बात क्या बोल रहे थे? चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट। और जब भी रेट का बात आएगा ना, तो वो जो होता है ना आपका पर यूनिट टाइम होता है। क्या होता है? पर यूनिट टाइम होता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहां से हम कह रहे हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है आपका क्या है? आप कह सकते हैं चेंज इन मोमेंटम अपॉन क्या कर सकते हैं? चेंज इन
टाइम कह सकते हैं। और यही जो रेट ऑफ चेंज ऑफ जो मोमेंटम था वो किसके बराबर था? फोर्स के बराबर था। किसके बराबर था? फोर्स के बराबर था। तो हम लोग कह सकते हैं यहां से कि F इज इक्वल टू आपका क्या है, आपका चेंज इन मोमेंटम क्या है आपका P2 माइनस क्या आया है P1 अपॉन टाइम क्या हो जाएगा T2 माइनस T1। कोई दिक्कत? तब यहां से हम लोग कह सकते हैं VF इज इक्वल टू, इसके जगह पे हम लोग MV1 और सॉरी MV2 माइनस MV1 बटा क्या हो सकता है। अब चेंज इन टाइम है तो चेंज इन टाइम ऐसे कर दीजिए, ठीक है। तब क्या है यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि F इज इक्वल टू M, आप कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से V2 माइनस क्या हो जाएगा V1 अपन क्या हो जाएगा J। तब यहाँ से कह सकते हैं कि F इज इक्वल टू M, और ये क्या हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन क्या है टाइम, और इसी को आप बोल सकते हैं आपका m इंटू, अब वेलोसिटी बटा जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है आपका, वेलोसिटी बटा जो एक्सेलरेशन होता है, सॉरी वेलोसिटी बटा जो टाइम होता है वो क्या होता है आपका एक्सेलरेशन होता है। क्या होता है? एक्सेलरेशन। तो ये स्मॉल चेंज के लिए, स्मॉल चेंज के लिए स्मॉल एक्सेलरेशन, ठीक है तो क्या है एक्सेलरेशन है, ठीक है। चेंज इन एक्सेलरेशन कर सकते हैं इसको, चेंज इन एक्सेलरेशन। तो वही है कि मास और क्या है आपका एक्सेलरेशन का क्या हो गया प्रोडक्ट हो गया, मास और एक्सेलरेशन का क्या हो गया ये प्रोडक्ट हो गया। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब है कि देखिए कहीं कहीं बुक में जो लिखा रहता है कि हम लोग जो अभी डेफिनेशन दिए वो क्या दिए कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स। तो कुछ जो है ना यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ऐसे स्टार्ट करते हैं, समझ ये ऑलरेडी हो गया है, अब समझने के लिए ये प्रोपोर्शनल टू ऐसे करते हैं, फिर इक्वल करेंगे तो यहाँ पे क्या देंगे एक कांस्टेंट देंगे, यहाँ पे क्या देंगे एक कांस्टेंट देंगे, और फिर यहाँ से क्या आएगा आपका एक कांस्टेंट आपका हमेशा एक बना रहेगा तो फार्मूला में कांस्टेंट। और हम फिर से बताए थे कि फार्मूला में कांस्टेंट है इसका वैल्यू कितना होता है 1 हो जाता है जब हम लोग 1 kg का मास आपका 1 न्यूटन 1 kg के मास पे 1 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं तो इसका जो वैल्यू कितना एक्सेलरेशन अगर उसका 1 मीटर सेकेंड स्क्वायर है पर सेकेंड स्क्वायर है तो उसका k का वैल्यू कितना 1, तो हम लोग डायरेक्टली फार्मूला क्या यूज करते हैं m इंटू ए। समझ में आया? यहाँ तक में क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है बहुत लंबा लग रहा है देखने में, उतना ही आसान। आपका बोल रहा है कि ये फोर्स F1, कोई फोर्स है F1 आपका, ठीक है, जो एक बॉडी पे लग रहा है जिसका मास कितना है 3 kg, मतलब F1 जो है आपका F1 और M1 कितना है आपका 3 kg, हाँ, और उसका एक्सेलरेशन जो है मतलब A1 कितना हो गया आपका 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दूसरा फोर्स है तो F2 हो जाएगा, जब F1 है पहला, दूसरा F2 है, उसका जो मास है वो कितना है आपका 5 kg है, और जो एक्सेलरेशन है वो कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बोल रहा है कि दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा। इसका इधर निकाल लेते हैं, F1 इज इक्वल टू आप M1 A1 कर लीजिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 इंटू 5 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका 15, क्या हो जाएगा 15 न्यूटन, मतलब F1 का जो वैल्यू रहेगा वो कितना हो जाएगा 15 न्यूटन। और अगर F2 की बात करें तो यहाँ से हो जाएगा M2 इंटू क्या हो जाएगा A2, अलग अलग आसान है, बहुत ही आसान है, 5 इंटू 10 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 50 न्यूटन, ठीक है, कितना हो जाएगा ये 50 न्यूटन का फोर्स हो जाएगा। अब एक इसमें कंसेप्ट है कि जो हम लोग क्रिकेटर लोग जो है ऐसे बॉल पकड़ते हैं, कैच पकड़ते हैं तो वो पीछे अपने हाथ को क्या करते हैं पीछे लाते हैं, और पीछे लगाने से हम लोग कहते हैं कि उनको चोट नहीं लगता है। तो कैसे चोट नहीं लगता है, फोर्स का इस टाइम से क्या मतलब, कहने का मतलब बॉल हम ऐसे पकड़े, यहाँ से कुछ डायरेक्ट गिरे करके चोट लगे, लेकिन उसको क्या किए हम ऐसे करके खींच दिए, मतलब उसको ज़्यादा देर तक हम ट्रेवल किए, ठीक है, तो क्या होगा ना टाइम बढ़ गया। तो टाइम के साथ फोर्स का क्या रिलेशन है इसको हम लोग समझते हैं। समझिएगा, मान लेते हैं एक बॉल है, ठीक है, अब ये कुछ ज़्यादा बड़ा बॉल हो गया, हाथ भी बड़ा बनाना पड़ेगा। मान लेते हैं ये क्या है आपका बॉल है, ठीक है, और एक हाथ से हमको क्या करना है कैच करना है। सपोज बहुत गंदा हाथ बना है, ठीक है, इसको सब कैच करना है। एक जो है ना वो डायरेक्ट कैच कर रहा है, ठीक है, ऐसा करके डायरेक्ट कैच कर रहा है। दूसरा जो कंडीशन है सेम बॉल है, इसका भी मास m है, वही बॉल है जिसका मास m है, ठीक है, जिसका मास क्या है m है। एक जो है ना हम अभी थोड़ा हाथ नीचे कर दे रहे हैं, मतलब यहाँ से आपका है था तो यहीं पे, लेकिन वो क्या है ना यहाँ से अपने आप को ऐसे करके ये आगे बढ़ा और ये घिसता चला गया, तो इसको हम लोग डॉटेड लाइन से कर देते हैं, ठीक है, और ये कहाँ पे आके पकड़ा है, इस बॉल को यहाँ पे आके पकड़ा है,
4 उंगली, एक उंगली छुप गया इधर, ठीक है ठीक है, लीजिए 4 उंगली बना देते हैं हम लोग, 1 2, और इसमें भी 4 ही है, ठीक है। तभी क्या है, उंगली पे ध्यान नहीं देना है आपका। क्या है यहाँ पे, मान लेते हैं ये जो है ना बॉल, मतलब एक बार में हम क्या पकड़े, एक बार में हम लोग ऐसे पकड़े, जैसे मान लेते हैं सपोज कीजिए कि ये हमारा हाथ, ये बॉल है, तो एक बार में जो है ना डायरेक्ट ऐसे पकड़े, और एक बार में क्या किए, ऐसे करके पकड़े। मतलब समझ रहे हैं, आप क्रिकेट खेलते होंगे, ध्यान दीजिएगा कि एक जो फील्डर है वो क्या करता है, एक बार में तो बॉल ऐसे ऐसे कभी नहीं पकड़ता है, वो हमेशा क्या ऐसे करके पकड़ेगा, या आपको भी कोई चीज़ आता है तो आप ऐसे करके पकड़ते हैं, तो ये दूसरा वाला कंडीशन है, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा कि पहले कंडीशन में आपका क्या है, देखिए इसका जो वेलोसिटी है आपका, तो इनिशियल हम लोग अगर बात करें, इनिशियल वेलोसिटी की बात करें तो ये क्या है, u। तो इनिशियल वेलोसिटी इसका भी तो u ही रहेगा ना, तो इसका भी जो इनिशियल वेलोसिटी है ये भी क्या रहेगा, u। तब आपका अगर फाइनल वेलोसिटी की बात करें तो वो कितना हो जाएगा, v, और ये होगा कितना, 0। क्यों, क्योंकि बॉल जब हम लोग कैच लेंगे तो उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0। ये यहाँ भी हमारा जो फाइनल जो वेलोसिटी रहेगा, फाइनल वेलोसिटी जो रहेगा वो भी क्या रहेगा आपका, 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तब है अगर हम लोग बात करें इसके फोर्स की बात करें कि कितना इस पे फोर्स लग रहा होगा, तो फोर्स क्या होता है, m इंटू ए, ठीक है। और a क्या होता है, तो a को हम लोग पहले यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो एक्सेलरेशन जो इसका हो गया वो क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल बटा क्या हो जाएगा, t, ठीक है, t1 टाइम कह दीजिए। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं जब ये 0 है तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस u बाई क्या हो जाएगा, t1 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, और इसका टाइम क्या है, ये t1 समय में पकड़ लिया, और ये क्या t2 समय में पकड़ लिया, और जो t2 है वो क्या है, बड़ा है किससे, t1 से, क्योंकि ये तुरंत पकड़ लिया ना, और ये देर से पकड़ा, क्या है, ये देर से पकड़ा। तभी क्या है कि इसका अगर एक्सेलरेशन का बात करें तो v माइनस u बाई क्या हो जाएगा, t2। तो यहाँ पे लिख सकते हैं t2, कोई दिक्कत नहीं। तब है कि फोर्स जो इसका होगा, वो फोर्स जो इसका F1 कह लीजिए, पहले केस में जो फोर्स होगा वो क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, या कह सकते हैं कि A1। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं इक्वल टू मास इंटू ये माइनस u बाई क्या है आपका, t1 है, माइनस u बाई क्या है आपका, t1 है। तो यहाँ से F1 इज इक्वल टू हम लोग कह सकते हैं माइनस mu बाई t1। ये पहला इक्वेशन आपका, ये क्या है आपका पहला इक्वेशन। अगर यहाँ से भी निकालें तो यहाँ दिखेगा, हाँ यहाँ से निकालें, यहाँ F इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, माइनस mu बाई क्या हो जाएगा, t2। सेम ही आएगा, आप करके देख सकते हैं, ठीक है। ये F2 है। दोनों फोर्स को अगर हम लोग कंपेयर करें, क्या करें, कंपेयर करें, तो अब ध्यान दीजिएगा, अब इस हाथ पैर की जरूरत तो है नहीं। अगर इन दोनों फोर्स को हम लोग कंपेयर करें तो ये F1 बटा अगर हम लोग F2 की बात करें, क्या करें, F2 की बात करें, तो इक्वल टू माइनस mu बटा t1 अपॉन क्या हो जाएगा, माइनस mu बटा क्या हो जाएगा, t2 हो जाएगा। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो ऊपर चला जाएगा, तो माइनस mu इंटू t2 अपॉन t1 इंटू ये माइनस रहेगा mu। तो ये mu कट गया, ये माइनस माइनस कट गया, आपका t2 बटा क्या बचा, t1। तो जो F1 है F2 इज इक्वल टू आपका t2 बटा क्या बचा, t1। मतलब यहां से हमको समझ में आया कि जो फोर्स है वो टाइम के क्या है आपका, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या है, इनवर्सली, या कह सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बटा t, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बटा टाइम। समझ में आया। और मतलब टाइम ज्यादा तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम। मतलब जितना ज्यादा दूर हम हाथ को खींचेंगे, टाइम क्या हो गया, ज्यादा हो गया। अब टाइम ज्यादा मिल गया तो वो फोर्स क्या है, कम एक्ट करेगा, इसलिए हम लोग को हाथ पे चोट नहीं लगेगा। और अगर आपका टाइम कम रहेगा, मतलब तुरंत ऐसे बॉल आया, ऐसे तुरंत गिर गया, तो आपका क्या रहेगा, ज्यादा लगेगा। जैसे हम लोग बचपन में ईंट ऐसे फेंकते हैं ना, तो ईंट को पकड़ते भी हैं तो कैसे पकड़ते हैं, ऐसे करके घींच के पकड़ते हैं। तो घींच के पकड़ने से क्या, टाइम ज्यादा हो गया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इस चीज को समझिएगा यहाँ पे, ठीक है। इस चीज को समझिएगा, आपका टाइम ज्यादा, आपका फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या रिलेशन क्या है आपका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बटा टी कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। ये दोनों आपका सेम चीज। तो ये रहा कंसेप्ट आपका सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ का। फोर्स के साथ कुछ क्वेश्चंस है यहाँ पे, क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा आपको तो आएगा नहीं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ, और तब हम लोग देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, थैंक यू।